हाँ, चलिए देखते हैं, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था दैट वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है। बट अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो दो ऑर्डर देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स लाइक डेफिनेशंस, उसके इंटीग्रेटेड लॉ, देन अगर कोई एक्सपोनेंशियल लॉ होता है तो वो चीज, देन उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, देन उसके हाफ लाइफ एंड एग्जांपल, ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी द डेफिनेशन। तो बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्या? The reaction in which the rate depends on the concentration of what? Concentration of reactant only. Then, later on, next, what is the zero order reaction? The reaction in which the rate depends on the is independent on the concentration of reactant, that is called as a zero order reaction. Okay, after the definition of first order and the zero order, now let's discuss the next part. तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था, दैट वाज द एग्जांपल। वी विल टेक डायरेक्टली एग्जांपल, हम एग्जांपल डायरेक्टली ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि डेफिनेशन शुड ऑलवेज बी अकम्पेनियड विद एन एग्जांपल, तभी वो वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए बताइए, इसके एग्जांपल बता दीजिए मुझे जीरो। लेकिन मैंने जीरो ऑर्डर की कोई एग्जांपल किए थे क्या? किए थे ना शायद। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे या नहीं किए थे? किए थे। नहीं किए थे गधो। तो चलो उसके एग्जांपल्स बताओ। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आप लोगों को दिमाग में रखने पड़ेंगे, समझे ना? राइट, चलो बताओ फिर। पहले फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल बताओ, फिर जीरो ऑर्डर के एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के कम से कम 3 एग्जांपल दिए थे मैंने, 2 दिए थे। चलो 2 ही बताओ। 2 टाइम्स ऑफ H2O2 gives 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2 गैस। ओके, हाँ, देन अनदर एक एग्जांपल लिखा तो भी चलेगा। चलो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल बताओ अभी। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल बताओ। 2N2O gives 2N2 प्लस O2 गैस, बराबर है। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। गेट इट? तो एग्जांपल आप लोग को कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। एंड कीप इन माइंड कि आफ्टर द डेफिनेशन आप लोगों को हमेशा क्या लिखना होता है? एक एग्जांपल लिखना होता है। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन के बाद में एक एग्जांपल लिख लिया है। अब इसके बाद में हम थर्ड बात करेंगे, दैट इज द इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, सो बताइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? क्या होता है? K इक्वल्स टू 2.303 by T log to the base 10 of concentration of A0 by concentration of A to the base T. ओके, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और इसको एक और तरीके से लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि सा K इक्वल्स टू 2.303 by T log to the base 10 of A। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 को स्मॉल a ले लिया तो फिर इसको मैं क्या ले लूंगा? A माइनस एक्स। ये भी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इन टर्म्स ऑफ हमने प्रेशर भी लिखा था। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या था? K इक्वल्स टू 2.303 by T log to the base 10 of क्या था ये? Pi divided by Pi minus Pt, where Pi is the initial pressure and Pi minus Pt is the pressure at the time T, right? तो ये सारे हो गए थे। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर क्या लिखा था हम लोगों ने? कल ही हमने पढ़ा था। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या था? K इक्वल्स टू, कल में क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाई
टी। तो ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद में फिर फर्स्ट लॉ में हमने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखा था, जो कि हालांकि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में नहीं लिखा था। ठीक है, तो बताओ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था फर्स्ट ऑर्डर का? क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म? concentration of AT equals to concentration of A0 into E raised to the power minus KT। तो ये था इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट जीरो ऑर्डर के लिए कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोगों ने नहीं देखा था। देन फिर हम लोगों ने देखा था इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। तो इसमें हम लोगों ने काफी सारे ग्राफ बनाए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मुझे जरा रिवाइज कीजिए कि कौन कौन से ग्राफ हमने देखे थे, कौन कौन से ग्राफ मतलब किसके वर्सेस किसके ग्राफ थे, ये आपको बताना है। तो बताइए सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बताओ। 4 ग्राफ हम लोगों ने शायद निकाले थे, तो आपको क्या बताना है कि किसके वर्सेस किसके ग्राफ थे। बताइए सबसे पहला ग्राफ किसके वर्सेस था? Concentration of A versus time. concentration of A versus time। okay, then second graph, सेकंड ग्राफ किसके वर्सेस देखा था हम लोगों ने? Rate versus initial concentration. रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देन नेक्स्ट किसके वर्सेस कौन सा ग्राफ था? थर्ड ग्राफ वाज Log concentration of A to the base T versus time. हाँ, ओके, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द बेस T वर्सेस टाइम। देन नेक्स्ट Log concentration of A to the base 0 by AT versus time. exactly, log of concentration of A0 by concentration of A by T versus time। हाँ, देन नेक्स्ट और कौन सा ग्राफ देखा था, या 4 ही ग्राफ देखे थे? आई थिंक 4 ही ग्राफ थे। 4 ही थे ना या 5 थे? 4 ही थे। सो ये 4 ग्राफ हम लोगों ने देखे थे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए कितने ग्राफ देखे थे हम लोगों ने? एक ही था, कौन सा था वो? Concentration of AT versus time. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी वर्सेस टाइम। तो ये हमने ग्राफ देखा था, बराबर है। डन। तो ये सारी चीजें आप लोग के दिमाग में रहने चाहिए भाई, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं होना है। देन नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट, ठीक है। छठे पॉइंट में हम देखेंगे इसके हाफ लाइफ। तो बताइए हाफ लाइफ क्या होता है? व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? T half equals to 0.693। Yes. okay, now what is the half life for the zero order? T half equals to concentration of A0 by 2K. concentration of A0 by 2K. 2K। ओके, तो इन दोनों हाफ लाइफ से आप लोग के क्या दिमाग में आता है कि हाफ लाइफ जो होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये भी चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट और चीज हमने क्या देखी थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो तो सबसे पहला ही पॉइंट होना था, खैर छोड़िए, तो ऑर्डर तो वो दिमाग में आ ही जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इट इज ऑलवेज 1। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इट इज ऑलवेज अ 0। ओके, क्लियर है? हाँ सर। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को दिख लिया। तो अगर आप देखोगे अपने नोट्स में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड द जीरो ऑर्डर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के डिफरेंसेस में आप क्या क्या लिख सकते हैं? सो अल्टीमेटली यू कैन गिव द डेफिनेशन, यू कैन गिव द एग्जांपल, यू कैन गिव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जीरो ऑर्डर का नहीं होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाफ लाइफ आप लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। एंड लेटर ऑन आप हाफ लाइफ में ये चीज बोल सकते हो कि हाफ लाइफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसका हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर सॉरी इसका नहीं करता है, इसका करता है, बराबर है। तो ये काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप
फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसमें मैं आप लोग को जो बता दे रहा हूँ वो दिमाग में डाल दीजिए, फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, मैंने सारी चीजें फास्टली रिवाइज करवा कर दिए, आप अच्छे से देखो इसकी तरफ और जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से दिमाग में डाल दो, फिक्स कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में ना हो। क्लियर है? हाँ सर। तो चलिए अभी हम आगे का टॉपिक देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। नया ऑर्डर आ गया है और उस ऑर्डर का नाम है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है उसको, यहाँ पे सिंपली सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, डन। सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द सूडो? सूडो का मतलब क्या होता है भाई? सूडो का मतलब पता भी है या नहीं? सूडो मतलब नहीं गधो, सूडो का मतलब क्या? अबे तो पढ़ने वाली चीज है क्या? ये जनरल टर्म है। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ओके, फॉल्स मतलब क्या होता है? जो अपने को लगता है सोना है बट वो सोना नहीं होता है। नॉट एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड। समझे ना? सुना होंगे ना, जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। मतलब हम लोग को लगता है वो सोना होता है बट वो नहीं होता है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पर क्या लगेगा कि गिवन रिएक्शन जो है वो हायर ऑर्डर है। फर्स्ट का हायर ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। समझ में आ रहा है? हम लोग को क्या लिखेगा कि भाई जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है? हायर ऑर्डर की है। हायर ऑर्डर की मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बट एक्चुअली में वो कौन सा ऑर्डर होता है? फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है? हम लोग को क्या लगता है, दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग को क्या लगेगा कि गिवन रिएक्शन क्या है? हायर ऑर्डर की है। कौन सा ऑर्डर की है? हायर ऑर्डर की, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन whose order seems to be, seems मतलब लगता है, seems to be higher order but it is a first order is called as pseudo first order reaction। इसको हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन के बाद में अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, दैट इज द एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट, ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, तो आप लोग को इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर क्या होता है? आप लोग को पता है ईस्टर की ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा है, बराबर है। तो इस ईस्टर का जो नाम है वो है मिथाइल एसीटेट। ओके, या फिर आप लोग को सिंपली ईस्टर की जगह कभी कभार मिथाइल एसीटेट लिखा होता है। ठीक है, तो मिथाइल एसीटेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलिसिस मतलब हम इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ में? वाटर के साथ में। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ओके, और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मुझे मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 OH। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं सारी की सारी चीजें। डन? क्लियर है? Okay, so this one is the reaction which follows the, which actually seems to be a higher order, but actually it is a first order reaction। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो नाउ ये मैंने रिएक्शन लिख लिया, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन?
तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर के पहले हम लोग रेट लिखते हैं क्योंकि बिना रेट के हम ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, सो रेट ऑफ द रिएक्शन तो क्या होगा बताइए, ये रिएक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन? अबे के कौन लिखेगा भाई? के इन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, बराबर है? डन। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? व्हाट विल बी द ऑर्डर? अबे ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? अगर मैंने इस तरह का इक्वेशन लिखा तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर है गधो, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या है? अरे भाई ये इतना बड़ा इक्वेशन लिखने के बावजूद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जोर से नहीं समझ में आया, वापस बोलो। 2 सेकेंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर है क्या गधे? यार दो रिएक्टेंट है ना चूते, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन करना आता अभी तक। सो रेट ऑफ द रिएक्शन जो दिया हुआ है इस तरह से अगर मैं देता हूं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बट क्या होता है? दिस रिएक्शन फॉलोज, बट ये रिएक्शन क्या फॉलोज करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रेट। ओके, तो ये जो रिएक्शन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन? तो इसके आपको एक्सप्लेनेशन देना बिकॉज। ओके, तो सबसे पहला और मेन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ओके, वाटर ये जो रिएक्टेंट होता है ये इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब कंसिडर करो कि मैंने 1 चम्मच स्टर डाला और उसमें 1 बकेट पानी डाला। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रिएक्शन कैसा है कि इसमें 1 चम्मच स्टर डाला गया हुआ है और 1 बकेट पानी डाला गया हुआ है। तो वैसे टाइम पर उस 1 बकेट पानी में से अगर मैंने 1 गिलास निकाल भी दिया तो भी आप क्या बोलोगे कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम लिया है क्या हमने? बोलोगे क्या आप? उस 1 बकेट पानी में से मैंने 1 गिलास पानी निकाल भी ले लिया, ठीक है, और उसको फिर 1 चम्मच स्टर में डाल दिया, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो उसको मैंने कम कर लिया है क्या? या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या लगता है आपको? आप सोचिए ना, खुद का दिमाग लगाकर सोचिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्या बोल रहा हूं मैं? आप लोगों के दिमाग में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को? कि भाई एक पर्टिकुलरली ग्लास ऑफ वाटर में सॉरी 1 चम्मच क्या लिया था मैंने? 1 चम्मच ईस्टर लिया था, बराबर है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 चम्मच जो ईस्टर है उस 1 चम्मच ईस्टर में मैं क्या कर रहा हूँ? 1 बकेट पानी डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? 1 बकेट पानी डाल रहा हूँ, बराबर है। तो फिर मुझे बताइए यहाँ पर कि क्या होना है यहाँ पर? ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन निग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ, निग्लिजिबल हो जाएगा, बट मैं ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, है ना? वाटर का हो जाएगा। वाटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन? वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हाँ, निग्लिजिबल क्या हो हो जाएगा। जाएगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब अगर मैं उसको कुछ कम ज्यादा करता हूँ तो कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग, राइट। यहाँ पर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो यही चीज है कि भाई इसमें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कि वाटर के जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो इतना ज्यादा अमाउंट में लिया गया है कि अगर मैं उसको कुछ कम भी करूंगा तो भी फर्क पड़ना है क्या? वहां पर फर्क पड़ना है? थोड़ा बहुत कम भी कर लेता हूँ
मतलब नहीं करना है। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग यही होगा कि भाई क्या होना है, सिंपल मीनिंग क्या होगा फिर इसका? सो व्हाट विल बी द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इसका सिंपल मीनिंग यही होना है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, बराबर है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब के इंटू के, यहाँ पर ऑलरेडी के मतलब कांस्टेंट, इसको भी मैंने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज द कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट? अरे भाई कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना, इतने ज्यादा सोचते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को इतना लिखना है कि क्या, concentration of water is very high, ठीक है, hence it is considered as constant, इसीलिए हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? एज अ कांस्टेंट। देयरफॉर रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH3। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह मैं क्या ले लेता हूं? के डैश, सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल्स टू के डैश। समझ में आ रहा है? ओके, तो अल्टीमेटली इससे क्या बनेगा फिर हमारा? देयरफॉर रेट इक्वल्स टू के इंटू के डैश CH3 COOCH3, ठीक है। देयरफॉर क्या मिलेगा हम लोग को? रेट इक्वल्स टू, अब के इंटू के डैश के लिए नया कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं, बराबर है। उसको मैं कॉमन लिख के ही लिख लेता हूं, ओके, के ही लिख लेता हूं, ठीक है। सिंस हम लिखेंगे के इक्वल्स टू के इंटू के डैश, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन फिर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है अभी? इस इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है? इज 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलरली केस, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन, और इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, क्या? इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ या फिर ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज विल बी द इंटीग्रेटेड लॉ, तो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, तो वही होगा जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन। बट दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ। समझ में आ रहा है? सूडो ऑर्डर में बस यही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, एग्जांपल और उसका एक्सप्लेनेशन। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब नोट्स में दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। वो क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का, बराबर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो हमने उन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में भी देखा था, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है, गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आपको पता है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, क्लियर है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है? क्या लगता है आपको? हाइड्रोलिसिस है तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है? तो यहां मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, जहां पर भी वर्ड हाइड्रोलिसिस आ गया, मतलब H2O जिस भी रिएक्शन में दिख गया, समझ जाने का कि वो रिएक्शन कौन सा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नॉट द फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा है वो? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कीप द थिंग इन अ माइंड, ओके। जहां पर भी वर्ड हाइड्रोलिसिस आ गया या फिर रिएक्शन में H2O आ रहा हो, रिएक्टेंट साइड में, ना प्रोडक्ट साइड में नहीं, कौन से साइड में? रिएक्टेंट साइड में अगर आप लोगों का H2O आ रहा है तो समझ जाने का वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, और इसका एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, नथिंग विल बी चेंज। मतलब आप लोग को वही बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O ये हमेशा हाई होता है, इसके वजह से उसको हमेशा कांस्टेंट कंसीडर किया है, और इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन दे देने का, बट वो हमेशा सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर?
Yes, sir. Okay, so that's all about the all the kind of the order of reaction. मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है. ठीक है. अरे हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लिख सकते थे बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, दैट इज द यूनिट ऑफ के. दोनों में यूनिट ऑफ के का यूनिट जो होता है के का वो अलग अलग होता है. देखिए ये मैं पॉइंट जो दिख रहा हूँ, ये जो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया था ना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, उसका ये पॉइंट है. ठीक है, जो दिमाग में चला गया, अभी क्वेश्चन दिखा तो दिमाग में आ गया. तो बताओ यूनिट जो होता है के का फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था? व्हाट इज द यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सिंपल क्या था भाई, वो पर सेकंड ही था या मोल पर सेकंड था? क्या था? per second. Per second. पर सेकंड था. जीरो ऑर्डर का क्या था? dm per cube per second. मोल पर Mole डीएम dm. क्यूब. हाँ. ओके, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. अच्छा आप बताओ, अगर मैंने आप लोगों को सेकंड ऑर्डर का यूनिट पूछा तो बताओ सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? सेकंड ऑर्डर का मुझे बताओ. सेकंड ऑर्डर का अगर आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने लिखा होता रेट, इंटीग्रेटेड रेट या रेट जो भी रहेगा, तो इसका क्या होगा? के इक्वल्स टू, वही हम कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि इसमें से चेंज होगा कुछ ना कुछ, बट कुछ ना कुछ चीजें तो सेम रहेगी. कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी रहेगा, समथिंग कुछ लाइक. या फिर चलो हम यहां से ना निकालते हुए एक काम कर लेते हैं, रेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. सो व्हाट इज द रेट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2 हो जाएगा. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो रिएक्टर आ जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देयरफॉर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई रेट. अब भाई रेट जो होता है आप लोगों को तो पता है, रेट को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? ये डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, दैट इज द डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई dt. एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको मैं ए टू द पावर 2 में ले लेता हूँ. ठीक है, डन. तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोग को पता है, अभी ये डी और ए स्क्वायर को लगभग सेम की तरह ही कंसिडर करो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ. ठीक है, तो डी और ये कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या? फिर से ए बचेगा, राइट. और क्या बचेगा? ये 1/dt है, ये 1/dt क्या हो जाएगा? ये dt इस साइड में चला जाएगा. तो अब बताओ फिर जनरली क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका? क्या हो सकता है इसका? कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पर. इस सर तरह से माइनस derive- आना चाहिए. हाँ बराबर है, माइनस होना चाहिए. बताओ यहाँ पर क्या होगा? के इक्वल्स टू, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर, ये स्क्वायर ले लिया, रेट का हम फॉर्मूले ले लिखते हैं, माइनस डी बाई dt. ओके, हाँ फिर क्या हो जाएगा? अभी जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसको लगभग सेम तरीके से कंसीडर कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी इंटू dt. नहीं, ये ऐसे नहीं किया जा सकता, सिंपल वैसे नहीं, इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा. तो अभी वो इंटीग्रेट करके फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सिंपल सी एक चीज दिमाग में डाल देते. कैसे? जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट देखिए, के का क्या यूनिट था? मोल्स पर डीएम, सॉरी क्या यूनिट था हमारा? फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या था? सेकंड इनवर्स, बराबर है. देन जीरो ऑर्डर का हमारा यूनिट क्या था? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड था. तो अभी आप लोग को पूछा है सेकंड ऑर्डर का क्या होना चाहिए यूनिट. ओके, तो क्या होना चाहिए यूनिट, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को पता है कि ये वाला टर्म था, मोल मोल हमारा कट हो गया था. बट अगर मैं यही अब कंसीडर करूं कि बाकी सारी चीज सेम रहेगी, सिर्फ सेकंड ऑर्डर होने की वजह से यहाँ पर 2 टाइम्स रहेगा ये. ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 2 टाइम्स रहेगा. तो यहाँ पर फिर क्या होना है? ऊपर में आप लोगों का 1 मोल्स पर डीएम क्यूब तो बचा रहना है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना. जीरो ऑर्डर में आप देख पा रहे थे
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस AT बन रहा था, तो यार सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बनना है फिर? सॉरी ऊपर में नहीं, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा समझाने के लिए, बट चलो सिंपल वे में मैं बता देता हूं कि जब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के जो टर्म रहेंगे ये 2 बार नीचे में आ जाएंगे, इस तरह से कुछ। ओके, अब इसका यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब होता है, इसका मोल्स पर डीएम क्यूब होता है और इसका भी मोल्स पर डीएम क्यूब होता है। मतलब 1 मोल्स पर डीएम क्यूब मेरा कट हो जाएगा, मतलब मेरे पास नीचे में ही बचेगा क्या, मोल्स नीचे में, मतलब इसको मैं मोल इनवर्स बोल सकता हूं। देन ये ऑलरेडी लीटर इनवर्स या डीएम क्यूब इनवर्स होता है, तो डीएम क्यूब इनवर्स वापस माइनस में हो जाएगा तो वो सिंपली डीएम क्यूब हो जाएगा, और ये जो होता है ये नीचे में होता है तो ये सेकंड इनवर्स, तो ये होता है सेकंड ऑर्डर का यूनिट। ठीक है, अभी देखिए मैं ज्यादा डिटेल में घुस नहीं रहा हूं इसके, ठीक है, तो ये यूनिट वाला जो चीज है ये दिमाग में रख लीजिए आप, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो ये वाला जो टेबल है ये दिमाग में रख लो, काम हो जाएगा आप लोग का। आप लोग इसको एक और, अगर चलो मैंने थर्ड ऑर्डर बोला होता तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होता था बता सकते हो आप? इस सब को फॉलो करो और इसके हिसाब से मुझे थर्ड ऑर्डर का यूनिट बताइए, क्या हो सकता है थर्ड ऑर्डर का यूनिट? बताइए इससे थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा यहाँ पर? इस चीज को फॉलो करके आप आसानी से बता सकते हो। इसको ही फॉलो करके बता सकते हो, सिंपल है। आपने इसको अगर अच्छे से देखा ना तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, देख सकते हो। भाई देखिए इसमें सबसे पहले जीरो ऑर्डर को फोकस करो, फिर फर्स्ट ऑर्डर और फिर सेकंड ऑर्डर, और चेक करो कि क्या चेंज हो रहे हैं। तो आप लोग को दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ 3 पर्टिकुलरली चीज है डायमेंशन से, एक मोल है, एक डीएम है और एक सेकंड है, मतलब 3 यूनिट है। 3 यूनिट मिलकर इसका 1 यूनिट बन रहा है। तो जब ये जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर गया तो आप देखिए इसमें मोल नहीं है, डीएम क्यूब नहीं है, सिर्फ सेकंड इनवर्स है, और ये सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड इनवर्स है, मतलब सेकंड इनवर्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन मोल जो है वो नहीं है। इसका मतलब मोल यहाँ पर एक था, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि मोल क्या हो गया, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? मोल कम हुआ है। यहाँ पर देखिए डीएम क्यूब इनवर्स है। अब चलो डीएम क्यूब इनवर्स कंफ्यूज कर रहा है तो मैं सिर्फ लीटर लिखता हूँ, यहाँ पर लीटर था, लीटर इनवर्स, हाँ, और यहाँ पर लीटर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि लीटर क्या हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना सेकंड इनवर्स सेम है, मतलब सेकंड सेम है, मोल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और लीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सेकंड ऑर्डर में भी चेक कीजिए, वही होगा क्या, मोल कम हो रहा है, लीटर बढ़ रहा है। डीएम क्यूब मतलब मैं सिंपली लीटर बोलूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो था, यहां पर मोल 0 था, बढ़ गया मतलब, सॉरी कम हो गया मतलब मोल इनवर्स बनेगा। लीटर जो था वो बढ़ना चाहिए, या 0 लीटर था तो या 1 लीटर हो गया, और सेकंड इनवर्स एज इट इज है। अब बताओ फिर थर्ड ऑर्डर का क्या यूनिट होना चाहिए? वापस एक बार सेकंड इनवर्स एज इट इज रहेगा, मोल इनवर्स क्या होगा, मोल इनवर्स, मोल क्या होता है, कम होता है, तो ये मोल -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स 2। और लीटर क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, या ऑलरेडी लीटर 1 है तो लीटर क्या हो जाएगा 2।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को बस ये वाला चीज ध्यान में आनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो दिस ऑल, दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। तो अभी इसकी न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स अभी हम छोड़ देते, कल से हम न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स लेने के पहले जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने के बाद में आप लोगों को यूनिट्स भी ध्यान में रखना है अच्छे से, क्योंकि यूनिट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल काइनेटिक्स में। हाँ, लीटर का मतलब डीएम क्यूब भी होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, ये लीटर इनवर्स है तो मुझे इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, डीएम क्यूब इनवर्स। बराबर है, डीएम क्यूब इनवर्स लिखना पड़ेगा। ये लीटर है तो यहाँ सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, डीएम क्यूब लिखना पड़ेगा। और ये लीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा फिर, डीएम क्यूब का स्क्वायर, मतलब डीएम 6। क्लियर है? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो चलो क्लास खत्म कर लेते हैं, वैसे भी 3 ही मिनट बचे। ओके फाइन, सी यू देन, बाय।